यस, देखिएगा इस नियम के अनुसार अफबाउ ने एक नियम दिया। इस नियम के अनुसार किसी बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में प्रवेश करते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा वाले कक्षक में जाते हैं। इस नियम के अनुसार क्या, इलेक्ट्रॉन पहले निम्न यानी कम निम्न ऊर्जा वाले कक्षक में जाते हैं। निम्न ऊर्जा वाले कक्षक में जाते हैं। पहले निम्न ऊर्जा या कम ऊर्जा वाले कक्षक भरे जाते हैं, फिर उपयुक्त ऊर्जा स्तर द्वारा उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षक में जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं, है ना, तत्पश्चात उच्च ऊर्जा वाले कक्षक भरे जाते हैं। उच्च ऊर्जा वाले कक्षक इलेक्ट्रॉनों से भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों से भरे जाते हैं, यानी कि निम्न ऊर्जा वाले कक्षक पहले भरे जाते हैं, उसके बाद ही उच्च ऊर्जा वाले कक्षक भरे जाते हैं। यानी कि इनका जो क्रम होता है, देखिएगा इस क्रम को अफबाउ ने चित्र के माध्यम से भी समझाया। जैसे 1s, फिर 2s, फिर 3s, फिर 4s, फिर 5s, ठीक है, फिर 6s, 7s, चाहो तो लिख दो 6s, है ना। फिर इसके बाद में 2s के आगे 2p, फिर 2p, 3p, 4p, 5p, ठीक है ना, 6p, और इसके बाद में 3d, 4d, 4d के बाद 4f, फिर 5d, 5d के बाद में 5f, 6s, 6p, 6d, ठीक है ना। इस तरीके से ये ऊर्जा क्रम उन्होंने दिया और आगे तक है। चलिएगा अब देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 1s में, फिर उसके बाद 2s में, फिर उसके बाद 2p में, फिर 2p के बाद देखिएगा 2p के बाद 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 3d में, फिर 3d के बाद 3d, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक कर दी, है ना। 4s के बाद क्या में, 4s के बाद 3d, 2 मिनट, 4s के बाद क्या में आया, 4s के बाद 3d, बिल्कुल सही है। 3d के बाद 4s, 4p, 4p के बाद 4p के बाद आएगा 5s, 5s, फिर 4d, 5p, 5, 6, और इस तरीके से यह क्रम चलता है। ये क्रम है इसका, यानी कि निम्न ऊर्जा वाला कक्षक है आपका 1s। 1s से बड़ा अधिक ऊर्जा वाला कौन है, 1s से अधिक ऊर्जा वाला 2s। 2s से ज्यादा ऊर्जा किसमें है, 2p में। 2p से ज्यादा ऊर्जा वाला कौन है, इससे बड़ा है 3s। 3s से अधिक ऊर्जा वाला 3s। 3s से ज्यादा ऊर्जा वाला क्या है आपका 3p। 3s से ज्यादा ऊर्जा वाला है आपका
3p, और 3p से भी बड़ा है 4s, 4s से बड़ा है 3d, और 3d से बड़ा है 4p, और 4p से बड़ा है 5s। इस प्रकार से ये क्रम चलता है, ये क्रम आपका चलता है, ठीक है ना। ये क्रम मैंने आपको बताया। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल लेके हम इन कक्षकों को भरने की कोशिश करेंगे। 5s के बाद में और बड़ा, 5s से बड़ा आ जाएगा आपका, 5s से बड़ा होता है 4d, फिर उससे भी बड़ा होता है 5p, फिर अधिक ऊर्जा वाला 6s। ये क्रम चलता रहता है, ठीक है ना। तो अब हम विभिन्न प्रकार के जो हमारे तत्व हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेंगे, परमाणु क्रमांक लेंगे और उनको विभिन्न प्रकार की कक्षाओं में डालेंगे। चलिएगा मैं निकालता हूँ, देखो। चलिए, विभिन्न तत्व और उनके परमाणु क्रमांक, ये आपके पास परमाणु क्रमांक आ चुके हैं। देखिएगा, अब हम लेते हैं, देखिएगा हम लेते हैं पहले, सबसे पहले हम लेंगे क्रोमियम। चलो क्रोमियम को लेते हैं 24, जिसका परमाणु क्रमांक 24 है, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं क्रोमियम की, है ना? क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 24, ठीक है ना। चलिए, तो क्रोमियम को हम लेते हैं और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करेंगे। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करेंगे। देखिएगा, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 24, तो 1s, 1s में 2, एस में देखो, एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अधिकतम एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6 आते हैं। और पी के बाद एस पी डी, डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं। एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं, ठीक है ना। तो एस पी डी, एस में 2 से ज़्यादा नहीं आते हैं, पी में 6 आते हैं, डी में 10 आते हैं, एफ में 14 आते हैं, ठीक है। तो एस में 2, फिर इसके बाद 2s, ये देखो 2s है, 2s में भी 2 चले गए। फिर 2p, ये 2p में कितने जाएंगे भैया? 2p में 6 से ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है ना। फिर 2p के बाद में 3s में 2, 3s में 2 का नियम है। फिर 3s के बाद क्या है? 3p, 3p में 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है ना। फिर इसके बाद 4s, 4s में कितने? 2, है ना। फिर 3d, 3d में, डी में 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते। चलो जोड़ो तो इनको, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 और 2 18, और 2 20, 20 ने 10 30, 30 हो गए। तो 20 ने 4 24। इस प्रकार से क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको बांट के दिखाया कि भाई टोटल कितने होना चाहिए? 24, 24 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो बचे हुए 4 इसमें आ गए, ठीक है ना। अब हम लेते हैं क्रोमियम के बाद में हम लेते हैं, चलो अगला हमारा है ब्रोमीन। ब्रोमीन हमारा 35 है। ब्रोमीन कितना है हमारा? ब्रोमीन का जो इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक है, ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक
ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 है, ठीक है ना। तो देखिएगा, अब ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 है, जिसको भी हम देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s2 3d10 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 फिर 4p6। देखो गिनो तो, 2 और 2 4 6 10 10 ने 8 18 ने 2 20 20 ने 30 30 ने 6 36 36 हो गए, तो ये 5 आएंगे, है ना। तो ये आपका ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनों को विभिन्न कक्षकों में डालेंगे, क्योंकि एस में अधिकतम 2 आ सकते हैं, पी में अधिकतम 6 और डी में अधिकतम 10, और ये जरूरत पड़ेगी तो फिर अपने पास एफ भी आता है, उसमें डाल देंगे बाकी के, है ना। इस प्रकार से इनको इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया जाता है। ये आपवाव का सिद्धांत है। पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक भरे जाते हैं, फिर उससे अधिक ऊर्जा वाले कक्षक, यानी कि सबसे कम ऊर्जा वाला कक्षक है 1s। 1s सबसे छोटा है, इसमें 2 आते हैं, फिर इससे बड़ा होता है 2, अधिक ऊर्जा वाला 2s, 2s से अधिक ऊर्जा वाला कक्षक होता है 2p, 2p से अधिक ऊर्जा वाला 3s। इस प्रकार से इनको ऊर्जा के बढ़ते क्रम में अपन ने जमाया है कि किस प्रकार से ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इनको रखा जाता है ना। चलो, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था आपका आवभाव का नियम, और उसको उदाहरण के द्वारा समझना, क्योंकि आपको कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक दिए जाएंगे और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने को कहा जाएगा कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो आप किस प्रकार से उनको डिवाइड करेंगे, बांटेंगे, वो वाली बात है ना। देखिएगा, अब ये भी बहुत अच्छा नियम था जो मैंने बताया। इसके बाद में, है ना, सरल था ना बेटा। चलो, अब देखिएगा हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, है ना। हुंड नामक जो महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नियम दिया, उसी नियम को भी हम पढ़ेंगे। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। हुंड नाम का जो वैज्ञानिक था, उसने नियम दिया कि किसी भी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के जोड़े तब तक नहीं बनते जब तक कि उस उपकोष के समस्त कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता। दूसरे शब्दों में, समान ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होता है जब आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कोई रिक्त कक्षक न मिले, अर्थात किसी भी उपकोष के कक्षक में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरे जाते हैं। देखिएगा, अब आप फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कार्बन, पहले हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और परमाणु भार इसका 12 है। अपन 6 की बात करेंगे क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है भैया? इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, वो 6 है। अब इन 6 इलेक्ट्रॉनों को हमने आपको भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था, तो पहले वाले में 2, 1s में 2, 2s में 2, 2p में कितने जाएंगे? 2 2 4, 2 2 4 4 हो गए, बचे 2 6। ये इस प्रकार से इसका। अब ये जो देखो उपकोष, ये p उपकोष है, s उपकोष है, अब देखिएगा जो p है, जैसे ये s, ये इसका उपकोष है, s उपकोष है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसका चक्रण उधर की तरफ है और इसका चक्रण नीचे की तरफ है,
विपरीत दिशा में, इनका चक्रण विपरीत दिशा में होगा, इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में चक्रण वाले इसमें रहेंगे, है ना, ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार से इसकी बात करें 2s की, इसमें भी एक का इलेक्ट्रॉन का चक्रण ऊपर की तरफ, दूसरे का नीचे की तरफ, ठीक है, विपरीत दिशा में, एक वाम पक्ष, एक दाया पक्ष, तो दूसरा बाया पक्ष, उस टाइप से। अब इसमें कितने समान ऊर्जा वाले कितने, ये जो पी उपकोश है इसमें समान ऊर्जा वाले 3 कक्षक हैं। कितने कक्षक हैं? समान ऊर्जा वाले। पी को हम पी है, पी जो घर है या मकान है, इस मकान में 3 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? 3 कमरे, 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा। पी एक आपका मकान है ना, उसमें 3 कमरे हैं, ठीक है ना। अब इन तीनों कमरों में ये समान ऊर्जा वाले कमरे, समान ऊर्जा मतलब समान लंबाई चौड़ाई वाले, समान लंबाई चौड़ाई वाले कमरे हैं, और इनमें इलेक्ट्रॉन हमें, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आवाज नहीं करना भैया, ये ऐसा नहीं कर सकते आपकी, ये हो ऐसा नहीं कर सकते आप। सबसे पहले सबको एक एक देंगे, सबको एक एक, पहले एक इसमें डाल दिया, एक इसमें डाल दिया। अगर एक और होता है या 3 होते तो मैं इसमें डालता उसको, मगर 2 ही है तो ये 2, बाकी का ये खाली रहेगा। अगर 3 होते हैं तो ये मैं एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी डालता, और 4 अगर होते हैं तो वापिस यहां से शुरू करता है। जैसे मैंने एक इसको पहले दे दिया था, एक इसको दे दिया था, अगर ये 4 होते हैं तो वापिस यहां से शुरू करता है। पहले जैसे मान लो 4 रोटी है, तो पहले मैंने, जैसे भाई ये माँ है, इस माँ के 3 बच्चे हैं, है ना, इस माँ के 3 बच्चे हैं, है ना, तो इस माँ के 3 बच्चे हैं, रोटी कितनी है? रोटी 2 ही है, ये आपके पास 2 ही रोटी है, बच्चे इसके 3 हैं, तो ये क्या करेगी कि जो मतलब जिसको सख्त जरूरत है रोटी की जिसको जरूरत सख्त है, इसने पता लगाया कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको ज्यादा जरूरत है, ये अपना बड़ा बच्चा है, तो ये इसको रोका जा सकता है, तो इसने पहले इनको एक एक रोटी दे दी, बोले तो रुक जाओ, है ना, इस टाइप से इसमें काम चलेगा, है ना। तो ये मैंने आपको बताया। हुंड ये कहता, हुंड क्या कहता है? हुंड कहता है कि किसी भी उपकोष, यानी कि अब इसको किसी भी उपकोष की कक्षकों में, या लिख देता हूं मैं इसका नियम, लिख देता हूं, किसी भी उपकोष के कक्षकों में, किसी भी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरते हैं, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरते हैं कि समान चक्रण के, इस प्रकार से भरते हैं कि समान चक्रण के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम हो। समान चक्रण के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बेटा आवाज नहीं करते बेटा, संख्या, आनंद की मम्मी आवाज मत कर, अधिकतम हो, है ना। अब यानी कि कहने का मतलब यही है कि किसी भी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के जोड़े तब तक नहीं बनते, इलेक्ट्रॉन के जोड़े, जैसे यहाँ जोड़े जब तक नहीं बनेंगे, जोड़े जब तक नहीं बनते हैं जब तक कि सबको एक एक न मिल जाए, जोड़े जब तक नहीं बनते हैं जब तक कि उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता, सभी उपकोष में एक एक इलेक्ट्रॉन
नहीं चला जाता। देखो मैं और एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूं। जैसे अब एग्जाम्पल लेते हैं हम 8। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 8। मतलब जोड़े जब तक नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मतलब उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता। यानी कि अब हम बात करेंगे, है ना, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना? 8 है ना, तो इसको हम इस प्रकार से 2 6, ठीक है ना, 2 6। अब 1s स्क्वायर एंड 2s स्क्वायर एंड 2p4, 2 2 4 और 4 8। तो भैया ये आपका ए, ठीक है ना, फिर ये, ठीक है ना, फिर ये ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। अब एक बच गया, 4 है, तो यहां से जोड़े जब तक नहीं बनेंगे जब तक कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन न चला जाए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको ये हो गया 4, 2 2 4, ऐसा नहीं कर सकते। पहले सब में एक एक डालेंगे, बचेंगे तो फिर शुरू से वापस 1 2 1 2 करेंगे, है ना। एक एक रोटी सबको दे दी, बच गई तो फिर शुरू वाले को एक रोटी और दे दी, और बचेगी तो फिर इसको दे देंगे, फिर बचेगी तो फिर इसको दे देंगे, और बचेगी तो फिर अगले वाले में जाएंगे। चलो, तो ये हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम है कि किसी भी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के जोड़े तब तक नहीं बनते जब तक कि उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता। यानी कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समान ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होता है जब आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कोई रिक्त कक्षक न बचा हो। अगर कोई रिक्त कक्षक नहीं है तो फिर हम जोड़े बनाना शुरू करते हैं। जैसे अब हमने एक एक डाला, मगर कोई अब रिक्त था, आगे आगे कोई भी नहीं था, तो वापिस फिर हमने यहां से शुरू करा। अगर आगे होता तो उसमें जाता। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, ये हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम है। इसे हम हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम कहते हैं। इस प्रकार से इसमें हमें इलेक्ट्रॉन को दर्शाना पड़ता है, ठीक है ना। ये हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम भी मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के साथ में। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि अब हम ले सोडियम का ले लें, 11 23, ठीक है ना। तो 11 का हम क्या करेंगे? 2 8 1, ठीक है ना, 2 8 1 है ना। चलो, पहले में कितना? 1s2, फिर आपका आ जाएगा 2s2, 2p6, और फिर ये हो जाएगा आपका 3s1, 2 2 4 6 10 में 11, तो ये हो जाएगा आपका, एक एक एक, ठीक है ना। पहले तीनों तीनों भर गए, अब ये 6 हैं, तो 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब बचे 3 और इलेक्ट्रॉन, वो ये 3 और आ गए, है ना। चलो, फिर ये हो जाएगा आपका 1s। चलिए, तो ये आपका हुंड का अधिकतम बहुलता के नियम से मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को विभिन्न कक्षकों में डाला जाता है, विभिन्न कक्षक भरे जाते हैं, वो कैसे भरे जाते हैं। अब देखिएगा डी ब्रोगली समीकरण। डी ब्रोगली समीकरण, डी ब्रोगली समीकरण की संकल्पना समझाइए। डी ब्रोगली समीकरण को स्थापित कीजिए, स्थापित करो या निगमन करो। डी ब्रोगली समीकरण का निगमन करना है, स्थापित करना है। तो देखिएगा, जो डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन के तरंग स्वरूप को प्रतिपादित किया। उनके अनुसार प्रत्येक गतिशील सूक्ष्म कण तरंग के गुण दर्शाता है। डी ब्रोगली ने क्या कहा कि भाई, जो डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक था, उसने बताया कि डी ब्रोगली
ने कहा, क्या कहा कि प्रत्येक गतिशील सूक्ष्म कण तरंग के गुण प्रदर्शित करता है। प्रत्येक गतिशील सूक्ष्म कण तरंग के गुण प्रदर्शित करता। जो सूक्ष्म कण है अगर वो गतिशील है तो वह तरंग के गुण भी दर्शाता है। अर्थात इस स्थिति में जो कण है वो द्वैत प्रकृति को प्रकट करता है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, प्लांक नाम का जो वैज्ञानिक था, उनका जो क्वांटम सिद्धांत कहता है, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्लांक ने बताया कि जो कण है वो छोटे छोटे क्वांटम के रूप में आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में वो आगे बढ़ते हैं। ये प्लांक ने बताया और इन्होंने एक समीकरण दिया, E इज इक्वल टू एच म्यू। ये प्लांक समीकरण है, इनके द्वारा एक समीकरण दिया गया, E इज इक्वल टू एच म्यू। ई जो कि ऊर्जा है और म्यू आवृत्ति है और एच प्लांक नियतांक है ना। म्यू क्या है? म्यू आवृत्ति है, कण की आवृत्ति है ना, ठीक है ना। म्यू आवृत्ति है और ई ऊर्जा है और एच प्लांक नियतांक है, ठीक है ना। अब आइंस्टीन नाम के जो महान वैज्ञानिक थे, अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार, अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक ऊर्जा तुल्यता समीकरण दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण दिया कि जो m कण का द्रव्यमान है, c प्रकाश का वेग है और E ऊर्जा है, ठीक है ना। अब जो डी ब्रोगली था उसने इन दोनों समीकरणों से एक नई समीकरण स्थापित की। उन्होंने समीकरण 1 से E का मान समीकरण 2 में रखा। समीकरण 1 से E का मान समीकरण 2 में रखा और इस प्रकार से E की जगह क्या आ जाएगा? समीकरण 1 और समीकरण 1 से E का मान 2 में रखने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 से E की जगह आ जाएगा एच म्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां पर देखिएगा कि म्यू जो है, म्यू आवृत्ति जो होती है वो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू होता है सी अपॉन लेमड़ा। ये म्यू का वैल्यू है, म्यू का मान है। म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमड़ा, तो म्यू की जगह इसने मान रख दिया, क्या मान रख दिया भैया? एच अपॉन एच इंटू सी अपॉन लेमड़ा इज इक्वल टू mc स्क्वायर। और यहां से c, ये एक c कट गया, आपका एक c चला गया। इस प्रकार से ये हो गया h अपॉन लेमड़ा इज इक्वल टू mc, ठीक है ना। तो लेमड़ा बराबर क्या हो जाएगा?
लेमड़ा उठ के यहाँ आ जाएगा, तो ये लेमड़ा एमसी की जगह आ गया और एमसी लेमड़ा की जगह आ गया। लेमड़ा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, एच अपॉन एम सी। और यदि सी को लगभग वी, सी की जगह अगर वी मान लिया जाए, लगभग सी की जगह हम वी को प्रतिस्थापित कर दें, तो ये हो जाएगा आपका एच अपॉन एम वी और लेमड़ा बराबर एच अपॉन पी। पी यानी संवेग। संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका डी ब्रोगली समीकरण तैयार हो गया। इस समीकरण से डी ब्रोगली ने बताया कि किसी गतिशील कण का तरंग दैर्ध्य उसके संवेग पर निर्भर करता है। किसी गतिशील कण का तरंग दैर्ध्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं किसी गतिशील कण का संवेग उसके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका डी ब्रोगली समीकरण है। ये महान वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने दिया था। तो आज हमने वुंड का नियम देखा, ऑफ-वाउ का जो नियम है और डी ब्रोगली समीकरण। ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज हमने करे हैं और ये 100% परीक्षा में आने वाले हैं और ये आते हैं बेटा, ये पूछे जाते हैं। ठीक है ना? चलो ठीक, तो कल फिर 2 बजे। चलो ठीक, ओके, मिलते हैं कल।